जय हिंद दोस्तों। इमरान खान ने दुनिया के मुसलमानों को धोखा दिया। अब सवाल ये है, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, या ऐसा क्या कुछ किया जिसकी वजह से दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस समय पर धोखा महसूस करेंगे, या फिर यूं लगेगा उन्हें कि हाँ ये कहीं ना कहीं धोखा है, या फिर कुछ राजनीति है जिस वजह से समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचे। और दूसरा, अगर दोस्तों आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हम NCERT का एक बैच लॉन्च कर चुके हैं। NCERT कंसेप्टर बैच है। इस NCERT कंसेप्टर बैच में हम बेसिक क्लासेस प्रोवाइड करते हैं NCERT की, जिसमें छठी से लेकर 12वीं तक के कंसेप्ट्स को आपको क्लियर करवाया जाएगा। जिस भी बच्चे ने UPSC की तैयारी करनी है, PCS की तैयारी करनी है, हमारे इस बैच से जुड़ने के बाद बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। भले ही आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सबसे पहले तो आपको यही कंसेप्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। 500 रुपीज़ पर मंथ की इसकी फ़ीस है। तो जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको इस सिचुएशन के अंदर हेल्प कर सकें। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, टॉपिक है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता ही है, इस समय पर अगर आप पाकिस्तान का मामला देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी से लेकर हर मामले में पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी के मामले में वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है, यानी आर्थिक संकट से वो एक तरीके से गुजर रहा है। हालात जो हैं उसके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ आ चुकी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरीके से आ चुकी है कि कभी भी किसी भी टाइम पर इमरान खान की सरकार गिरकर दूसरी कोई भी सरकार बिठाई जा सकती है, या हो सकता है दोबारा से एक बार पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कू हो जाए और सेना का शासन वहाँ पर स्थापित हो जाए। अगर आप वहाँ पर देखें तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं, सामाजिक जो आपस में टकराहट है वो जो बढ़ती जा रही है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे भी करके अगर आप देखेंगे ना सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असलियत में पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी, देवबंदी और बरेलवी, और उसके बाद अहमदिया, और उसके बाद सुहरावर्दी, उसके बाद कादियानी, उसके बाद बलूची, उसके बाद सिंधी, उसके बाद पंजाबी, पठान, और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लेकर जितना भी आप मामला देखें, हर जगह पर आपको कॉन्फ्लिक्ट भर के नज़र आएंगे। और इसके बाद सबसे मेन बात यहाँ पर ये कि अफ़गान क्राइसिस के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है और अपने ही बनाए जाल में हालात उसके ऐसे हो चुके हैं कि अब वो काबू में आने वाला है। मतलब अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और अफगान क्राइसिस की बात करें, तो असलियत में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो एक ट्रायंगल बनना चाहिए वो अब यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है जिसके अंदर पाकिस्तान फंस चुका है। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा इस समय पर इस कंट्री को जो ज़रूरत है वो है पैसे की, और दुनिया में कहीं से भी इसे सोच कर देखिए, अगर 7.5% इंटरेस्ट रेट पर अगर इसे लोन मिल रहा है तो जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, इंडिया या यूरोप के दूसरे देश जो है उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 और 1.25 2%, मैक्सिमम 2.5% तक मिलता है। यानी यहाँ पाकिस्तान को 7.5% पर इंटरेस्ट रेट पर अगर कोई चीज़ मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और दुनिया इसको पैसे देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस के मामले में हम लगातार देख चुके हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर समस्या आ रही हो, एम्प्लॉयमेंट से लेकर दूसरी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वो जन्म देता है पॉलिटिकल क्राइसिस को। और दोस्तों, एक बार अगर किसी देश में पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाए और साथ में सोशल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए
तो उसको मरने से, उस देश को मरने से कोई नहीं बचा सकता। और पाकिस्तान इस ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। और ऐसे बुरे हालात में इस पाकिस्तान की बागडोर जो है वो इस टाइम पर संभाल रखी है इमरान खान ने। और ये जो इमरान खान है ना दोस्तों, ये असलियत में भाई शुरू से एक क्रिकेटर ही तो रहा है और प्रधानमंत्री बन बैठा। अब सोचकर देखिए, प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन क्या उस प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल पाने के लिए लायक हैं? और वो भी ऐसी सिचुएशन में, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जब देश बहुत ज़्यादा बुरे क्राइसिस से गुजर रहा हो और इंटरनेशनल सिनारियो जो है वो लगातार, देखो क्या होता है ना कि देश अगर है ना घर में समस्या ना हो और घर मजबूत हो और पड़ोस में समस्या आ रखी हो तो घर जो है वो खड़ा रहता है। अब घर में भी समस्याएं हैं, पैसे हैं नहीं घर में, परिवार वाले आपस में लड़ रहे हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और पता लगा आस पड़ोस के अंदर भी समस्या लग चुकी है और आपका जो पड़ोसी है वो इस समय आपको परेशान करने में तुला हुआ है और बल्कि तीनों तरफ से पड़ोसी आपको परेशान करने में तुले हुए हैं, तो हालात खराब होने ही होने हैं। ऐसे में इमरान खान एक इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर, एक अयोग्य प्रधानमंत्री सिद्ध हो रहा है। और इस अयोग्य प्रधानमंत्री के रहते कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, या यूं कहें कि परिस्थितियां जो है हालात इसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। अगर इमरान खान को देखोगे तो ये जो इमरान खान है इसको मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कश्मीर मामले से लेकर अफगान मामले तक, कश्मीर मामले से लेकर अफगानिस्तान मामले से लेकर इंडिया को हैंडल करने के मामले में हर जगह पर ये पाकिस्तान फेल होता हुआ नजर आया है। ना सिर्फ फेल होता हुआ नजर आया है, बल्कि पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल रिलेशंस थे, पाकिस्तान के जो शुरू से चलते आ रहे ट्रेडिशनल रिलेशंस थे, उन ट्रेडिशनल रिलेशंस का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसने बर्बाद करके रख दिया है। चाहे एक तरफ आप देखें यूरोप हो, चाहे एक तरफ हो अमेरिका, इन दोनों से हालात, इन दोनों से इस समय पर इसका 36 का आंकड़ा है। जो बाइडन ने इसको फ़ोन तक नहीं किया है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो फ्रांस से जिस तरीके से, फ्रांस से जिस तरीके से इसका 36 का आंकड़ा सामने आया है और फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं इससे चिढ़ा बैठा है और आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक से लेकर हर जगह पर, एफएटीएफ से लेकर हर मामले में इसके ऊपर एक दबाव क्रिएट करके रखने में कामयाब हो रहा है। इसने इनके साथ रिलेशंस खराब कर लिए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रेडिशनल पार्टनर इसका जो था सऊदी अरेबिया और यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये दो के दो जो पावरफुल पार्टनर्स थे और इनके कंट्रोल के अंदर या इनके डोमिनेंस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन खड़ा हुआ था। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और यूएई जो खड़ा था, इसे आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों से भी कश्मीर के मामले में इन दोनों से भी बिगड़ चुकी है। और इसी वजह से, क्योंकि दो ट्रेडिशनल पार्टनर्स जो हैं वो रूठ चुके हैं, वो इससे अलग हो चुके हैं, यही एक कारण है कि इस समय पर पाकिस्तान ने या इमरान खान ने नए फ्रेंड्स ढूंढे। एक तरफ ढूंढा टर्की, दूसरी तरफ ढूंढा मलेशिया और तीसरी तरफ ढूंढा क्या, वो तो पहले से ही घात लगाए बैठा था, चाइना। भाई टर्की को टटोलने की कोशिश करी और टर्की ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, और जैसे ही अगेंस्ट सऊदी अरेबिया करने की कोशिश करी, सऊदी अरेबिया भी नाराज़ हो गया और टर्की खुद कंगला निकला, ये इसे समझ में आ गया। इसी तरीके से मलेशिया, जो कि जहाँ की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वहाँ के महातिर मोहम्मद को ही उठा के बाहर फेंक दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर रिलेशंस विद इंडिया, आपने जो करना है कर लो, और इसे बाहर कर दिया। यानी ये दो नए पंटर जो ढूंढे, उन्होंने तो रास्ता साफ कर दिया, बल्कि टर्की तो अब
इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाने के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब आ जाता है मामला चाइना का। अब चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर मॉरल वैल्यूज या एथिक्स की बात तो करना बिल्कुल भूल जाओ। मॉरल्स, वैल्यूज और एथिक्स की बात करना भूल जाओ, और वो भी वन साइडेड या मोनोपोलिस्टिक बिजनेस करने के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। और वो हर तरीके से आपकी पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में करके अपना काम निकालना चाहता है, बाकी आप जाओ भाड़ में। इस तरीके का ये देश है दोस्तों चाइना। अब ऐसे हालात में जो ये देश चाइना है, इसने पाकिस्तान को लोन दिया, इसने पाकिस्तान के अंदर सी पैक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और इसने सबसे मेन बात यह है, पाकिस्तान जो इंडिया के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसी पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करके खड़े होने में मदद करने की कोशिश की। अब इस चाइना की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रूल है, और कम्युनिस्ट रूल के अंदर वो साफ कहते हैं नो गॉड और नो अल्लाह, या यूं कहें नो अल्लाह। स्पष्ट शब्दों में बेसिक कंसेप्ट पूरी चाइनीज रजीम का ये है, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। ये चाइना वाले कहते हैं, यानी ना भगवान को मानना, ना अल्लाह को मानना, किसी को नहीं मानना। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा अगर गॉड मांगना है तो पिंग पोंग नाम का जो भी है उसे भगवान मान लो, और सब कुछ वही है। समझे? अब ऐसे हालात में अगर आप पिंग पोंग जैसे को भगवान मान रहे हैं, तो चाइना और ये जो कम्युनिस्ट रूल होता है, दुनिया का कहीं पर भी कम्युनिस्ट रूल है, ये अगेंस्ट रिलीजियस एंटिटीज हमेशा रहता है। अगेंस्ट रिलीजियस एंटिटीज जो है वो हमेशा रहेगा। समझे? धर्म, धार्मिक व्यवस्थाओं के विरोध में ये हमेशा बना रहेगा। बात समझ में आ गई? अब धार्मिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? धार्मिक व्यवस्थाओं के अंदर अगर आप हिंदू या मुस्लिम या सिख या जैन या क्रिश्चियन कुछ भी मानोगे तो ये हमेशा रहेगा। अब इसमें खासकर अगर आप देखेंगे तो जो स्टालिन था, और इस स्टालिन का अगेंस्ट मुस्लिम्स जो एक ब्रुटैलिटी थी, उसे अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगेंस्ट मुस्लिम्स, एक्चुअली ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ब्रूटल किलर्स होते हैं दोस्तों। इनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि जो मैंने कहा वही ठीक है और जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मेरे अगेंस्ट जो गया वो अच्छा नहीं होगा। नतीजा ये है कि असलियत में, क्योंकि स्टालिन मुसलमानों के अगेंस्ट था, क्योंकि स्टालिन मुसलमानों से विरोध में रहता था, इसीलिए असलियत में तातार मुस्लिम्स लगभग 56 लाख तातार मुस्लिम्स को मारा था दोस्तों। 56 लाख तातार मुस्लिम्स को मारा था, काले सागर ब्लैक सी के अंदर ले जाकर डुबो दिया था। आज भी 15 लाख तातार मुस्लिम्स जो हैं वो बहुत बुरे हालात में कजाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। कोई रिसोर्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, बहुत बुरे हालात में। सबसे ज़्यादा डेस्टिट्यूटेड माइनॉरिटी अगर कोई है तो ये तातार मुस्लिम्स है दोस्तों। अब ऐसे हालात में ऐसा ही एक काम चाइना कर रहा है, और इसी रिलीजियस एंटिटी के अगेंस्ट उइगुर मुस्लिम्स और उत्सुल मुस्लिम्स, ये दो एथनिसिटीज हैं मुस्लिम्स की, और जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन के अंदर रहती है, चाइना के वेस्टर्न रीजन में रहती है। जैसे अगर मैं आपको इस मैप पे दिखाने की कोशिश करूं, तो असलियत में यहाँ पर अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना की 95% पॉपुलेशन इस ग्रीन जोन के अंदर रहती है, और ये जो 95% पॉपुलेशन है ये हान चाइनीज अपने आप को कहते हैं। और ये हैं भी इस लायक कारण, उस मतलब हैं भी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि असलियत में 2nd सेंचुरी BC के अंदर जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चाइनीज़ वॉल बनने के बाद असलियत में हुआ क्या कि इधर से होने वाले जो हमले थे वो रुक गए,
और कोई भी नई प्रजाति या कोई भी नई जो रजीम मतलब रेस थी वो इनके अंदर एंटर नहीं कर पाई। और मोर देन 2000 ईयर्स ये लोग एक ही साथ एक कल्चर डेवलप कर चुके हैं। और क्योंकि इसमें सबसे लंबी रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो हान चाइनीज थी, तो उसे हान चाइनीज लोग भी कहा जाने लगा। अब ऐसे में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो तिब्बत है, ये यहाँ पर ये जो जिनजियांग है, ये समझे, और उसके बाद आउटर मंगोलिया है, ये सारे जो रीजन हैं, ये जो आउटर मंगोलिया है ये, और ऊपर कुछ हद तक मंचूरिया भी आ जाता है, ये सारे मिलाकर 5% पॉपुलेशन बनाते हैं। अब आप सोच कर देखिए, 95% पॉपुलेशन जितने चाइना में है उतने ही रीजन के अंदर 5% पॉपुलेशन है, और जो इनसे मिलती जुलती भी नहीं है। और चाइना, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रूटल किलर्स हैं, तो भाई ये ब्रूटल किलर्स हैं, तो अब असलियत में चाइना को यहाँ अपना जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन के लिए एक रूट चाहिए जिसे कहते हैं सिल्क रूट। और ये जो सिल्क रूट है असलियत में दोस्तों ये आज का नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि चाइना वाले हमेशा जब जब सिल्क रूट के अंदर डिस्टरबेंस आई है तब तब इस चाइना को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। और इस डिस्टरबेंस के चलते असलियत में चाइना क्या करता है, चाइना का ट्रेड खराब होता है, चाइना का व्यापार खराब होगा। अब ये रूट लगभग ऐसे निकलता था, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे पोलैंड तक जाता था। पहले क्या था, ये ओल्ड सिल्क रूट। आज के दिन इसी ओल्ड सिल्क रूट को दोबारा से बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया गया। और ये जो दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो असलियत में चाइना का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे वाया रोड, सड़क के रास्ते, उसे यूरोप और सेंट्रल एशिया के अंदर भेजने की ये तैयारी होती है। अब ऐसी सिचुएशन में देखो, अलग अलग उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है ये, अब ये सारे के सारे देश असलियत में सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनमें असलियत में अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे कजाकिस्तान में कजाक लोग रहेंगे, तुर्कमेनिस्तान में तुर्किस्तान में तुर्कीज, किर्गिस्तान में किर्गिज, उज्बेकिस्तान में उज्बेक, जहां से बाबर आया था। अब आप सोचकर देखिए कि यहाँ पर ये अलग अलग जातियां हैं जो पहले बुद्धिस्ट थी, बाद में मुस्लिम हो गई। ऐसे ही इन्हीं के एक भाई बंधु यहाँ पर हैं, जिनजियांग। अब डर समझिए क्या है, डर ये है कि इस इलाके से बाहर जाएंगे तो फॉरेन रिलेशंस तो रहेंगे, लेकिन इस जिनजियांग के अंदर रह रहे हैं ये सारे के सारे मुस्लिम्स। अगर ऐसा हुआ कि सेंट्रल एशिया में अगर रेडिकलिज्म बढ़ा, और ये जो रेडिकलिज्म बढ़ा और खासकर ये जो शिनजियांग इलाका है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टच में लगता है। अफगानिस्तान के अंदर भी रेडिकलिज्म है और पाकिस्तान के अंदर भी रेडिकलिज्म है। और खासकर ये दो देश ऐसे हैं जो ऑन द नेम ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर बात करते हैं। और जब ये लोग इस्लाम के नाम पर बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर असलियत में शिनजियांग के अंदर रहने वाले मुस्लिम्स पर भी पड़ेगा। यानी ऑन द नेम ऑफ इस्लाम के नाम पर ये रेडिकलिज्म को बढ़ावा देंगे, यानी कि जो कट्टरवादिता है उसको बढ़ावा देंगे। और जैसे ही रेडिकलिज्म यानी कट्टरवादिता को बढ़ावा मिलेगा, जैसे ही रेडिकलिज्म यानी कट्टरवादिता को बढ़ावा मिलेगा, उसका सीधा सीधा असर ये होगा, उसका सीधा सीधा असर ये होगा दोस्तों, रेडिकलिज्म के नाम पर बढ़ावा मिलते ही, कि असलियत में शिनजियांग के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जैसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इस शिनजियांग के मुस्लिम्स जो हैं वो एंटी चाइना होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि चाइना ने यहाँ कब्जा किया है, चाइना ने यहाँ कब्जा किया है और इन लोगों के अंदर
चाइना के लिए कोई बहुत ज़्यादा सी सिंपैथी या रिस्पेक्ट नहीं है। अब अगर ये एंटी चाइना होना शुरू हो जाएंगे तो एक तो ये देश टूटेगा और दूसरा ये जो सिल्क रूट का जो सपना है इसका, ये डूबता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर ही खेल है, यहाँ पर चाइना इन एंटी चाइना, इन मुस्लिम्स को एंटी चाइना होने से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन और सप्रेशन कर रहा है, दबाव डाल रहा है, और जैसे जैसे इनको मार रहा है और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स का ये नाम दे रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स में हैं, लेकिन असलियत में मामला ये है कि ट्रेनिंग कैंप्स से ज़्यादा वो कॉन्ग्रीगेशन कैंप में हैं। उनका वहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मुसलमान औरतों को सड़क पे खड़े करके उनके बुर्के काटे जा रहे हैं, बुर्कों की स्कर्ट बनाई जा रही है, मुसलमानों की दाढ़ियाँ काटी जा रही हैं, जो मस्जिदें थी उनको तोड़कर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, और मस्जिदों के ऊपर से अरेबिक भाषा हटाकर वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात असलियत में कि वहाँ कुरान को ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने वर्जन में लिखा है, अरेबिक कुरान को बंद कर दिया गया है, और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कुरान लिख कर देगी उसको कहा गया है कि उसे पढ़ो। ये लिखा है, ये हो रहा है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ से सिस्टम बता रहे हैं कि असलियत में ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या हमें इतने में समझ लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ इसे थोड़ा सा आगे समझो। अब यहाँ पर दो चीज़ों को कनेक्ट करो। एक तरफ इमरान खान है जो कि इस टाइम भिखमंगे देश का भिखमंगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, और दूसरी तरफ चाइना है जो उसी की जाति के लोगों को दनादन मार रहा है, और उसी मतलब जिस पाकिस्तान जिसका रक्षक बनने की बात कर रहा है कि इस्लाम के रक्षक हैं, इस्लाम के लिए लड़ेंगे, ला इलाहा, कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो साले भिखारी लोग हैं, इन भिखारियों को इस समय पर पाकिस्तान एक ऐसा ही देश नजर आ रहा है, मतलब पाकिस्तान को चाइना ऐसा एक देश नजर आ रहा है जहां से पैसे मिल जाए। अब यहीं से पाकिस्तान और इमरान खान का दोगलापन सामने आएगा। अभी पाकिस्तान के जो इमरान खान है ये चाइना पहुंचेंगे, किसी तरीके की कोई डील फिक्स हो जाए। डील फिक्स हो जाए तो वहाँ पे भाषण देते हुए, अभी जैसे ये भाषण मैंने आपको दिखाया, ये भाषण देते हुए दिखाई दिया कि वो ये कह रहे हैं कि यूरोप वाले एक अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर तो शोर मचा रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीरीज। यार अब यहीं पर तो दोगलापन है कि पाकिस्तान इज यूजिंग इस्लाम जस्ट टू फुलफिल देयर ओन एजेंडा, और कश्मीर इज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा। टू अचीव दैट एजेंडा कश्मीर इज अ प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उइगुर्स पे ना बोलना उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है जिसमें चाइना से किसी तरीके की डील फिक्स हो जाए। हाँ, इससे अंदाजा लगाकर देखिए यार, आराम से सोच कर देखिए। कोई अपने आप को कहेगा कि मैं इस्लाम का रक्षक हूं तो वो सीधे सीधे एक बात कहेगा कि इस्लाम कहीं पर भी खतरे में होगा, आई विल फाइट फॉर दैट। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आपने एक बार भी चाइना से इस चीज का क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश करी, या उइगुर मुस्लिम्स के एक भी रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर उसके बारे में कंफर्म करने की कोशिश करी कि क्या उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? जैसे मैंने अभी यूरोपियन न्यूज़ चैनल्स और यूरोपियन या इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर पढ़ के आपको बताया। तो पाकिस्तान की औकात नहीं है इतना सवाल जरा सा मुंह खोल के कर ले। इसीलिए असलियत में चाइना को खुश करने के नाम पे, या यूं कहीं उसके तलवे चाटने के नाम पे, एक प्रोपेगेंडा स्पीच दी गई। उस प्रोपेगेंडा स्पीच के लिए अंदर ये कहा गया कि हमें चाइना से कोई समस्या नहीं है, आप जितना उइगुर्स को कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, इस्लाम मुस्लिम है हमें पता थोड़ा है, आप बस पैसे दे दो। और इंडिया के ऊपर आरोप लगाने का दो ऑब्जेक्टिव्स हैं।
इंडिया पे आरोप लगाने का पहला ऑब्जेक्टिव ये कि कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर एक मजबूती से बात रखनी कि देखो मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज के विपक्ष में बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज को ये दिखाना कि देखो अगर आप अभी भी मुझे लोन नहीं दोगे तो मैं चाइना की गोद में क्या, चाइना के मतलब जिसे कहते हैं गलत जगहों पर भी घुसने के लिए तैयार हूँ। और रही सही बात इस्लाम की, तो इस्लाम को तो इन लोगों ने पता नहीं शरीर के कौन से हिस्से में रखा हुआ है जो केवल और केवल वहाँ खुजाने के काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा धज्जियाँ दुनिया में इस्लाम की पाकिस्तान ने उड़ाई है ना, दुनिया में शायद ही किसी देश ने, किसी जाति ने, किसी प्रजाति ने, किसी रेस ने इस्लाम की उड़ाई, इस्लाम क्या किसी भी धर्म की उड़ाई हो। पाकिस्तान इज यूजिंग इस्लाम और इमरान खान उसी का एक एक्सट्रीम एजेंडा आगे लेके जा रहा है। सोचकर देखिए, मैंने जो बताई वो सारी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर मौजूद हैं चीज़ें, और पाकिस्तान इनमें से कुछ नहीं कर रहा, इनमें से किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन पूछने के लिए रेडी नहीं है कि क्या ऐसा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रेडी ही नहीं है। अब इस चीज़ को देखा जाए कि असलियत में इमरान खान ने ऐसा जो कहा वो क्यों, ताकि लोन मिल जाए। मैंने बताया ना इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और इमरान अगर इस आर्थिक संकट में किसी तरीके का पैकेज लेके आने की तैयारी में लेके आने में कामयाब हो जाता है तो एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझ जाता है। और जैसे ही वो पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझता है, जैसे ही वो पॉलिटिकल क्राइसिस में उलझ जाता है, मतलब कामयाब हो जाता है, तो पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर बैठता है। और जैसे ही निकलने की कोशिश निकल पाएगा, इमरान खान हीरो बन के निकलेगा और हो सकता है अगली टर्म उसे मिल जाए। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब देखो इस फ्यूटाइल एफर्ट का अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज क्या जवाब देती है। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट इमरान खान ने चाइना के इस विंटर ओलंपिक्स वाले सेलिब्रेशन के अंदर हिस्सा लेके कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इन दोनों कंट्रीज को, यूरोप और अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। और कहीं ना कहीं इसका एक सीधा सीधा असर ये भी है दोस्तों कि शायद अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को मरने के हाथों छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है। और पाकिस्तान उस मरने से बचने के लिए ड्रैगन के मुंह में जाके बैठ गया है। बस अब ड्रैगन उसे कब चबा जाए उसका इंतजार कीजिए। तो ये लोग रिस्पॉन्ड क्या करते हैं अमेरिका और यूरोप वाले, वो तो देखा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट का क्या असर आता है, रिस्पॉन्स आता है, वो देखा जाएगा। चाइना वाले तो पता है उन्हें भीख मांगने आया है इसलिए खुश कर रहा है। हाँ, दुनिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान को, और खासकर भारत के मुस्लिम्स पाकिस्तान को उसकी औकात के अनुसार देखें कि असलियत में पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, वो केवल और केवल पैसे का सगा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।